हाँ जी बच्चों, रिवीजन। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? आप मेरे से पैसा मांगते हो, मैंने आपको चेक दे दिया, दैट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आप मेरे से पैसा मांगते हो, मैंने आपको प्रॉमिसरी नोट दे दिया, दैट इज ऑल्सो अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। या जब तुमने मुझे माल भेजा, गुड्स भेजा ऑन क्रेडिट, तुमने साथ साथ में मुझे एक पत्र लेटर भेज दिया कि खत्री जी इतना पेमेंट इतने टाइम में करवा देना। मैंने कहा साहब करवा देंगे। क्या है वो? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तुम्हारे लिए बिल्स रिसीवेबल और मेरे लिए बिल्स पेबल। तो ये तीन आते हैं बेटा किस कैटेगरी में? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की कैटेगरी। चेक, बीआर, और तीसरा प्रॉमिसरी नोट। जैसे कि हमारी जेब में एक करेंसी का नोट पड़ा है, इसको बोलते हैं करेंसी नोट। गरीब आदमी हूँ, 50 का निकला है। इस करेंसी नोट में लिखा होता है कि आई प्रॉमिस टू पे बियरर। मतलब बियरर का मतलब जिसके पास में भी ये होगा मैं उसको पेमेंट कर दूंगा। तो ये कौन सा नोट है? बियरर है। क्या है? बियरर। तो प्रॉमिसरी नोट है, चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या चेक है, वो बियरर भी होते हैं। बियरर का मतलब जिसके पास में भी वो होगा आपको पेमेंट मिल जाएगा, जिसके पास में भी होगा उसको पेमेंट मिल जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? बियरर। एक होता है जिसमें नाम लिखा होता है कि मनीष खत्री को प्रॉमिस करता हूँ, इसको बोलते हैं ऑर्डर डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं? ऑर्डर डॉक्यूमेंट। इसमें नाम लिखा होता है कि ये पेमेंट मनीष खत्री को, या मनीष खत्री जिसको भी बोलेगा हम उसको पेमेंट कर देंगे। तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है तुम्हारा? ऑर्डर डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। मैंने मेरे 50 रुपए जेब में रख लिए, गरीब आदमी। ठीक है। अब प्रॉमिसरी नोट हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो या चेक हो, वो बियरर भी होते हैं और ऑर्डर डॉक्यूमेंट इसको बोलते हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं। आइए फटाफट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, वन पर्सन टू अनदर। ट्रांसफरेबल होते हैं और बाय मियर डिलीवरी। कैसे होते हैं? डिलीवरी के थ्रू होते हैं। या आप चाहो तो पीछे एंडोर्स कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एंडोर्स। जैसे कि तुमने मुझे एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया। क्या दे दिया? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना? मैंने वो किसी और को डिलीवर कर दी, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? ट्रांसफर। ध्यान रखना, बियरर है तो जस्ट बाय डिलीवरी। बियरर है तो जस्ट बाय डिलीवरी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। अगर वो ऑर्डर डॉक्यूमेंट है, अगर वो ऑर्डर डॉक्यूमेंट मुझे किसी और को ट्रांसफर करना है, तो उसके जस्ट पीछे मुझे लिखना पड़ेगा एंडोर्स टू मिस्टर ए। एंडोर्समेंट के थ्रू। किसके थ्रू? एंडोर्समेंट के थ्रू आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो। तो ध्यान रखना, अगर बियरर होते हैं, क्या होते हैं बेटा? बियरर होते हैं तो उनका ट्रांसफर कैसे होगा? जस्ट बाय डिलीवरी। और अगर वो ऑर्डर डॉक्यूमेंट है तो वो कैसे ट्रांसफर होगा? ऑर्डर डॉक्यूमेंट का ट्रांसफर कैसे होगा? बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। मतलब डिलीवरी कंपलसरी है। अच्छा, डिलीवरी का मतलब क्या होता है? डिलीवरी का मतलब होता है मैंने अपने अच्छे अच्छे शुभ हाथों से वो आपको दिया है। मैंने आपको दिया है या मेरे एजेंट ने आपको दिया है तो वो डिलीवरी है। तुम चोरी करके लेके चले गए तो डिलीवरी माना नहीं जाएगा। तो बियरर में जस्ट क्या होता है बेटा? डिलीवरी। और अगर वो ऑर्डर डॉक्यूमेंट हो तो वहां पर क्या होता है? एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। आगे आइए, कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी आते हैं, प्रॉमिस नोट भी आते हैं और चेक भी आते हैं। ये ऑर्डर डॉक्यूमेंट भी होते हैं और बियरर डॉक्यूमेंट भी होते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली होता क्या है? पेबल टू ऑर्डर व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल। एक्सप्रेस टू बी सो पेबल का मतलब, जब मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे साफ साफ लिख दिया, साफ साफ लिख दिया कि मैं पेमेंट किसको करूंगा? टू मनीष खत्री और एट हिज ऑर्डर। जिसके लिए मनीष खत्री बोल देगा, अगर उसी को पेमेंट किया जाएगा तो वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। साफ साफ लिखा हुआ है टू मनीष खत्री और एट हिज ऑर्डर। ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आते हैं। और बियरर कौन सा हो गया? जिसमें जिसके पास में भी होगा हम उसको क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। अब मेरी बात समझना, मैंने आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिया, वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? ऑर्डर। आप क्या किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो? कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? इसके जस्ट बैक साइड में लिखना पड़ेगा एंडोर्स या एंडोर्स्ड। दोनों का मतलब एक ही है, एंडोर्स करना पड़ेगा। आपने लिख दिया एंडोर्स टू मिस्टर ए,
अच्छा, मिस्टर ए किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, वो लिख देता है क्या, एंडोर्स टू मिस्टर बी। अच्छा, मिस्टर बी ने जब एंडोर्स किया तो उसने लिख दिया एंडोर्स टू बियरर। अगर ये कहलाता है लास्ट एंडोर्समेंट, अगर लास्ट एंडोर्समेंट बियरर को हुआ है तो अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट माना नहीं जाएगा, अब ये बियरर इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। अच्छा, कई बार ये होता है कि हम लिख देते हैं एंडोर्स टू, बस इसको बोलते हैं एंडोर्स टू ब्लैंक। अगर एंडोर्स टू ब्लैंक हुआ है तो अब ये लास्ट एंडोर्समेंट अगर एंडोर्स टू ब्लैंक हो गया तो अब ये बियरर की कैटेगरी में आ जाएगा, अब ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा। तो क्या कहता है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कब होगा, जब लिखा हुआ ही हो साफ साफ, एक्सप्रेस का मतलब जो साफ साफ लिखा हुआ था कि पेबल टू मनीष खत्री है तो ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। समझ गए बात। व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल टू ए स्पेसिफाइड पर्सन, जब लिखा हो कि ये स्पेसिफाइड पर्सन को होगा, और आगे लिखा हो डज नॉट कंटेन वर्ड प्रोहिबिटिंग इट्स ट्रांसफर, अगर ट्रांसफर पे प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए, ट्रांसफर पे प्रोहिबिशन नहीं होगा होना चाहिए, मतलब अगर ट्रांसफर पे प्रोहिबिशन है, आप लिख देते हो कि ये ट्रांसफरेबल नहीं है, तो फिर ये आज के बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आएगा ही नहीं, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं बेटा, फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। अगर लिखा हुआ है नॉट ट्रांसफरेबल तो फिर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। व्हाट द पॉइंट। अच्छा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल कैसे होते हैं, बियरर, जब पेबल टू बियरर हो तो वो बियरर ही माना जाएगा, या जब इसका लास्ट एंडोर्समेंट हुआ था, क्या हुआ था, लास्ट एंडोर्समेंट इन ब्लैंक हुआ था, क्या हुआ था, इन ब्लैंक हुआ था, तो अब ये डिमांड ऑर्डर बन जाएगा। डिमांड ऑर्डर का मतलब ये बियरर की कैटेगरी में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बियरर की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, रिटर्न में होना जरूरी है, साइन होना जरूरी है, फ्रीली ट्रांसफरेबल होना जरूरी है। तुम चोरी करके नहीं लेके गए थे, मैंने दिया है, मतलब कि तुम्हारे पास जो तुम कौन हो, होल्डर, होल्डर के पास में जो टाइटल है वो क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। बताओ टाइटल डिफेक्टिव कब होता है, जब आप चोरी करके ले जाओ तो वो टाइटल डिफेक्टिव है। भले मेरे पास में एक चेक था बीरर, तुमने चोरी करके लेके चले गए, तो तुम होल्डर तो हो बट तुम्हारा टाइटल क्या है, डिफेक्टिव है, तुमने चोरी किया है। समझ गए। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कब आएगा, नंबर ऑफ टाइम, कितने नंबर ऑफ टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम उसको ट्रांसफर किया जा सकता है टिल फाइनल पेमेंट। अगर फाइनल पेमेंट हो गया उसके बाद में क्या ट्रांसफर करोगे, उसको बोलते हैं सेटिस्फैक्शन। फाइनल पेमेंट के बाद ट्रांसफरेबल नहीं होता, अप टू द डेट ऑफ फाइनल पेमेंट, जब तक उसका फाइनल पेमेंट नहीं हुआ है तब तक आप कितनी बार भी उसको ट्रांसफर कर सकते हो। ये अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, ये अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। देखो ऑर्डर होता है किसमें, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है, और प्रॉमिस नोट में क्या होता है, प्रॉमिस होता है कि भैया हम आपको पेमेंट कर देंगे। समझ गए। और पेमेंट होता है इन द टर्म्स ऑफ मनी ओनली। द सम पेबल, कितना अमाउंट का पेमेंट है वो लिखा होना जरूरी है। टाइम ऑफ पेमेंट कब तक होगा वो भी लिखा होना जरूरी है। द पेई, पेई कौन है उसका नाम भी लिखा होना जरूरी है। पेई अगर नाम लिखा हुआ है तो वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, बेरर लिखा हुआ है तो फिर वो बीरर बन जाएगा। लेकिन हाँ, लिखा होना जरूरी है कि पेबल टू मनीष खत्री है या पेबल टू बियरर है। आपने कुछ भी नहीं लिखा फिर वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड माना नहीं जाएगा। अमाउंट होना, पेमेंट का टाइम होना, टाइम दो प्रकार का होता है साहब, 20 तारीख तक लेके आ जाना, ये भी टाइम है साहब। जब आप मांगोगे तब पेमेंट कर दूंगा, उसको बोलते हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। आप जब मांगोगे पेमेंट कर दूंगा, तो मतलब लिखा हुआ तो है ना, मांगोगे तब पेमेंट कर दूंगा, या 20 तारीख को लेके आओगे तो पेमेंट कर दूंगा, लिखा होना जरूरी है। अगर सब कुछ साइलेंट है फिर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। इंस्ट्रूमेंट का डिलीवर करना जरूरी है। बताइए डिलीवर करने का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा से आपने किसी को ट्रांसफर किया है, चोरी नहीं किया, आपने ट्रांसफर किया है या आपके एजेंट ने ट्रांसफर किया है तो ही डिलीवरी माना जाएगा। और अगर कई बार देखो क्या होता है कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है तो उनको अगर डिलीवर करते हो तो भी वो ट्रांसफर माना नहीं जाएगा, उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, एंडोर्समेंट। पहला टॉपिक आता है कौन सा, प्रॉमिसरी नोट। देखो ए ने बी को दिया है लोन, तो यहाँ पर बी क्या दे रहा है आपको, प्रॉमिसरी नोट। वहां वो लिख रहा है आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर मनीष खत्री और एट हिज
ऑर्डर, कितना अमाउंट, कितनी तारीख को, सब कुछ वहां पर लिखना पड़ता है। यहाँ पर आपको जो दे रखे होते हैं वो सैंपल दे रखे होते हैं। मैं आपको बता दूं, ये सैंपल है केवल, इतना प्रोमिसरी नोट नहीं होता है, इतना छोटा नहीं होता है। 3-3 पेज भर देते हैं लोग, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन सारी डालना बहुत जरूरी है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या पढ़ा, जब तक मीनिंग सर्टेन नहीं हो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। तो यहाँ पर भी जरूरी है हर चीज का मीनिंग क्या करना, सर्टेन करना। समझ गए बात? तो क्या कहता है, प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ठीक है ना, containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or at your order or to bearer। समझ गए बात? ये सब लिखना जरूरी है। फॉर्मेट फॉर्मेट एग्जाम में नहीं बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि फॉर्मेट एग्जाम में आ जाए। लेकिन ध्यान रखना, जो ये है ना मेरे पास में करेंसी, कहाँ गए, 50 रुपए थे ना यार, हाँ 50 रुपए, ये है बियरर। लेकिन यहाँ पर साइन किया है आरबीआई के गवर्नर ने, और आरबीआई ने जारी किया है, ये है करेंसी नोट। लेकिन ध्यान रखना, प्रोमिसरी नोट में हम इस बैंक नोट को, करेंसी नोट को कंसीडर नहीं करते हैं। अब इसको हम प्रोमिसरी नोट नहीं बोलेंगे, है भले प्रोमिस नोट, बट ये माना नहीं जाएगा क्योंकि ये करेंसी नोट की कैटेगरी में आ गया, ठीक है ना। और ये बियरर होते हैं, क्या होते हैं, बियरर। आ गया ये। यहाँ मेकर कौन होता है, डेटर होता है। कौन होता है, डेटर। पेई कौन होता है बेटा, यहाँ पर क्रेडिटर होता है। क्या होता है, क्रेडिटर होता है। आ गया ये। रिटर्न में होना जरूरी है। ये एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होता है, प्रॉमिस टू पे। अगर मैं लिख देता हूं कि मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि तुम मेरे से 1 लाख मांगते हो, क्या ये प्रॉमिस नोट है? नहीं है। अरे लिखना, मैं प्रॉमिस करता हूं कि पेमेंट करूंगा, लिखना पड़ेगा। एक्नॉलेज करने का मतलब किसी बात को एक्सेप्ट करना प्रॉमिस नोट नहीं है। लिखना पड़ेगा कि मैं एक्सेप्ट करता हूं कि तुम मेरे से 1 लाख मांगते हो, जो मैं आपको 1 महीने में पे कर दूंगा, इस बात का मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, ये प्रॉमिस नोट है। एक्सेप्टेंस प्रॉमिस नोट नहीं है। तीसरा, प्रॉमिस टू पे शुड बी डेफिनेट और अनकंडीशनल। अनकंडीशनल जरूरी है। जिस दिन सन राइज होगा वेस्ट में, अरे फालतू बकवास नहीं, अनकंडीशनल होना जरूरी है। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस नोट देता हूँ, प्रॉमिस नोट दे रहा हूँ कि जिस दिन आप मर जाओगे मैं आपके घर वालों को 1 लाख दूंगा, क्या कंडीशनल है या अनकंडीशनल है? देखो, इस यूनिट के हिसाब से, इस चैप्टर के हिसाब ध्यान रखना, ये अनकंडीशनल है, क्योंकि मरना निश्चित है। जो चीजें हैपन होनी ही है, जो चीजें हैपन होनी ही है, वो चीजें कंडीशनल मानी नहीं जाएगी। जो मैनकाइंड के हिसाब से हैपन होना ही है, जो बाउंड टू हैपन है, वो इस यूनिट के हिसाब से कंडीशनल माना नहीं जाएगा। नेक्स्ट, साइन करना जरूरी है। पे टू मनी ओनली होता है। सम सर्टेन करना जरूरी है। आई प्रॉमिस टू पे द अमाउंट, जितना भी आप मेरे से मांगते हो पे कर दूंगा, क्या प्रॉमिस नोट है? नहीं। मैं आपको 10,000 रुपये पेमेंट कर दूंगा, ये प्रॉमिस नोट है। अच्छा, मैं आपको 10,000 रुपये विद इंटरेस्ट पे कर दूंगा, क्या ये प्रॉमिस नोट है? नहीं। कितना इंटरेस्ट, लिखना पड़ेगा। तो सब कुछ सर्टेन करना क्या है, जरूरी है। मेकर का, पेई का सर्टेन होना जरूरी है, और मेकर और पेई दोनों का क्या होना जरूरी है, अलग अलग होना जरूरी है। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये बियरर हो, क्या हो, बियरर, कौन सा वाला, प्रॉमिसरी नोट, अगर बियरर हो, वो अपने को अलाउ नहीं है भैया, ध्यान रखना। बियरर प्रॉमिसरी नोट अपने लोग नहीं बना सकते हैं। बियरर प्रॉमिस नोट ये है, ये केवल गवर्नमेंट और आरबीआई बना सकती है। आप प्रॉमिसरी नोट बना सकते हो, बट बियरर बना नहीं सकते। बियरर प्रॉमिस नोट का तो मतलब क्या होगा, करेंसी होगी फिर तो वो केवल कौन बना सकती है, गवर्नमेंट। तो प्रॉमिस नोट बना सकते हो, बट बियरर नहीं बना सकते। स्टैम्प का मतलब, देखो, जितने भी प्रॉमिस नोट बनते हैं उसके ऊपर लगती है स्टैम्प ड्यूटी। क्या लगती है, स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है, हर प्रॉमिसरी नोट को बनाने पर गवर्नमेंट की एक फीस है। कोर्ट में जब आप जाएंगे, वहां पर स्टैम्प ड्यूटी के छोटे छोटे स्टिकर मिल जाते हैं। तो जो स्टैम्प एक्ट है, कौन सा एक्ट है बेटा, स्टैम्प एक्ट है, उसमें लिखा गया है कि कितने के प्रॉमिसरी नोट के लिए कितने रुपए का स्टैम्प ड्यूटी पे करना जरूरी है, वो पे करना पड़ेगा। अगर मैंने स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं किया है तो वो प्रॉमिस नोट वैलिड माना नहीं जाएगा। सर 2 रुपए वाला लगा देंगे तो, अगर मैं कहता हूं कि कोर्ट, लॉ बोलता है, स्टैम्प एक्ट बोलता है कि मान लो स्टैम्प ड्यूटी 1% है, तो 200 रुपए का प्रॉमिस नोट बना रहे हो तो 2 रुपए, 2,000 का बना रहे हो तो 10,000 का बना रहे हो तो, अगर उस परसेंटेज से कम का अगर आपने क्या डाला है,
स्टैम्प ड्यूटी लिखा है, मतलब स्टैम्प ड्यूटी पे किया है, तो फिर वो प्रॉमिस नोट वैलिड माना नहीं जाएगा। सर एक काम करेंगे, वो स्टैम्प ड्यूटी का स्टिकर लेके आ जाएंगे 50 रुपए का। जब भी किसी को प्रॉमिस नोट देंगे तो ये 50 का स्टिकर लगा देंगे, और पेमेंट करने के बाद स्टिकर वापस फाड़ लेंगे, नए वाले पे लगा देंगे, फिर फाड़ लेंगे, फिर नए वाले पे लगा देंगे। नहीं, जब भी आप प्रॉमिस नोट बनाते हो ना, इस तरीके से साइन करना जरूरी है। उस स्टैम्प ड्यूटी की स्टिकर के ऊपर साइन करना क्या है, जरूरी। इसको बोलते हैं कैंसिल करना। इसको क्या करना, स्टैम्प ड्यूटी को कैंसिल करना पड़ता है। कैंसिल करने का मतलब उसके ऊपर साइन करना पड़ता है, ताकि ये रीयूज किया ना जा सके। नेक्स्ट आइए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ए ने बी को भेजे हैं गुड्स ऑन क्रेडिट, साथ साथ में एक लेटर भेज देगा, साथ साथ में एक लेटर भेज देगा जिसको हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और बोलेगा कि बेटा इसको क्या करो, एक्सेप्ट करो। तो यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन भेज रहा है बेटा, क्रेडिटर भेज रहा है। किसको, डेटर को। समझ गए बात। अच्छा, क्रेडिटर डेटर को भेज रहा है, ध्यान रखना। आगे आइए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट रिटर्न होता है, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, साइन बाय मेकर होता है। मेकर कौन है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर बना के भेज रहा है, साइन करता है, और सर्टेन सम ऑफ मनी पेमेंट करने के लिए कहता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 4 मंथ आफ्टर डेट, इस तारीख से 4 महीने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। पे टू मिस्टर बी, मिस्टर बी को पेमेंट कर देना। अच्छा, मतलब कि इस केस में ए ये लेटर भेज किसको रहा है, सी को। भेज किसको रहा है, सी को, और बोल रहा है कि पेमेंट करना किसको है, बी को। मतलब कि यहाँ एक दो तीन, तीन लोग हो सकते हैं। कितने लोग हो सकते हैं, हाँ ये भी हो सकता है वो ये बोलते कि पेमेंट मेरे को ही करना, वो ये भी बोल सकता है कि पेमेंट किसी और को कर देना, या ये भी बोल सकता है कि पेमेंट तू मुझे ही कर देना। समझ गए बात। ड्रॉअर का मतलब क्या होता है, जो मेकर है। ड्रॉई का मतलब क्या हो गया, जिसको पेमेंट करने के लिए आप डायरेक्ट कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो कि बेटा इस बंदे को पेमेंट कर देना। तो ये ऑर्डर है, क्या है, ऑर्डर है कि भैया इसको पेमेंट कर देना। और पेई कौन हो गया, जिसको पैसा मिलेगा। हो सकता है कि पेई खुद कौन हो, ड्रॉवर ही पेई हो। ड्रॉवर बोले कि मुझे ही पेमेंट कर देना। तो बेसिकली यहाँ 3 लोग होते हैं, दो भी हो सकता है। मतलब कि जो ये बंदा है ना ड्रॉवर, ये डुअल रोल प्ले कर सकता है। समझ गए ना। तो मतलब कि इस केस में ड्रॉवर भी यही हो जाएगा और पेई भी यही हो जाएगा। लेकिन एसेंशियल क्या है, रिटर्न में होना जरूरी है। एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे है, ऑर्डर कितना पे कितना करना है वो डेफिनेट होना और अनकंडीशनल होना जरूरी है। साइन करना जरूरी है। इसके बाद में बात करें कि 3 अलग अलग लोग हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि एक बंदा 2 रोल क्या कर ले, प्ले कर ले। समझ के बात। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, ये जो लाइन है रट लेना। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर ऑन डिमांड। मतलब कि क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन डिमांड हो सकता है, ऑन डिमांड अगर ये ऑर्डर डॉक्यूमेंट है, कौन सा वाला है, तो वैलिड है। ऑन डिमांड ये बियरर है, ये अलाउ नहीं है। ये पावर केवल किसके पास में है, आरबीआई के पास। तो ऑर्डर पे है, ऑन डिमांड कोई दिक्कत नहीं है, जब आप मांगोगे पेमेंट कर देंगे। लेकिन होना क्या चाहिए, ऑर्डर डॉक्यूमेंट। आपको पेमेंट कर देंगे, या मिस्टर ए को पेमेंट कर देंगे, या मिस्टर बी को पेमेंट कर देंगे। बियरर नहीं हो सकता, मतलब ऑन डिमांड बियरर नहीं हो सकता। सर ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है, जिसमें डेट नहीं लिखी होती। ऑन डिमांड में होता है जब आप मांगोगे पेमेंट कर दूंगा, डेट लिखी हो तो फिर टेंशन वाली बात ही नहीं है। सम कितना अमाउंट है वो सर्टेन होना जरूरी है। पेमेंट केवल मनी में होगा, और स्टैम्प का मतलब वही स्टैम्प ड्यूटी कितने रुपए की है वो लगी होनी जरूरी है, अकॉर्डिंग टू द स्टैम्प एक्ट। गॉट द पॉइंट। ये टॉपिक आप पढ़ लोगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। वेरी गुड। चेक पे आइए, चेक क्या होता है, एक सेकेंड। हाँ जी बेटा, देखो मेरे पास एक चेक है, इसके ऊपर लिखा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कि मेरा अकाउंट यहाँ खुला हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। नीचे यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है, प्रोपराइटर फर्म का नाम लिखा हुआ है खत्री मोदी एंड एसोसिएट्स, नाम लिखा हुआ है किसका, प्रोपराइटर। अब पार्टनर भी हो सकता है या प्रोपराइटर भी हो सकता है। अब मैं जब चेक काट के दूंगा ना, इसका मतलब है कि तुम्हें पेमेंट मैं नहीं करूंगा, तुम पेमेंट कौन करेगी, बैंक करेगी। जिस बैंक में मेरा अकाउंट है, तुम उस बैंक में चले आना, वहां जाके काउंटर पे चेक दे देना, वो आपको पेमेंट कर देंगे।
और अगर यहाँ पर मैंने डबल लाइन खींच दी है, डबल लाइन खींचने का मतलब हो गया ये अकाउंट पे ही है। क्या है? अकाउंट पे का मतलब हो गया कि वो पैसा अब आपके खाते में ही आएगा। तो वो चेक ले जाके तुम अपनी बैंक को जमा करवा देना, बैंक उसका पैसा तुम्हारे अकाउंट में क्या कर देगी, ट्रांसफर कर देगी। समझ गए बात? तो चेक बना मैं रहा हूँ, पेमेंट आपको मिलेगा, लेकिन पेमेंट करेगी कौन? बैंक करेगी। कौन सी बैंक करेगी? जिस बैंक अकाउंट में मेरा पैसा पड़ा है, जिस बैंक का मैंने अकाउंट खुलवा रखा है, मेरा पैसा पड़ा है, तो आपको पेमेंट कर देंगे। मान लो सर आपने चेक दे दिया, पैसा ही नहीं है, तो फिर वो चेक क्या हो जाएगा बेटा? डिसऑनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसऑनर। आइए क्या कहता है चेक? चेक भी एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंक। कौन सी बैंक? जैसे मेरे पास यूनियन बैंक का खाता है, तो वो स्पेसिफाइड बैंक यहाँ कौन हो गई? यूनियन बैंक हो गई। नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल। मैं आपको देखो, ये नहीं है कि मैंने आपको चेक दे दिया है, आप टेंशन फ्री हो, घर जाके बैठ जाओ, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा ना। जब तक आप उसको बैंक में ले जाके डिपॉजिट नहीं कराओगे, आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो मतलब यहाँ जाके पैसा मांगना क्या है, बहुत जरूरी है। आप जब तक डिमांड नहीं करोगे, जब तक डिमांड नहीं करोगे, ऐसे नहीं है बैठे बैठे तुम्हारे खाते में पैसे आ जाएंगे, मांगना पड़ेगा। इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब दो कंसेप्ट देखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के चेक और ट्रंकेटेड चेक। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं हूं मनीष खत्री, मैंने तुम्हें क्या दे दिया? एक चेक दे दिया। तुम ये चेक लेके कहां जाओगे? ए का खुद का बैंक अकाउंट होगा, ये चेक लेके आप जाना बैंक अकाउंट में। पैसा कौन से अकाउंट से कटेगा? मेरे बैंक अकाउंट से। तो इनको क्या पता कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा है? तो ये वो चेक है ना, ये भेजते हैं किसको? क्लियरिंग हाउस को। किसको? सी एच। सी एच क्या है? क्लियरिंग हाउस। आरबीआई कुछ क्लियरिंग हाउस बनाता है जिनका काम क्या होता है? चेक को क्लियर करना। क्लियरिंग हाउस कौन बनाता है बेटा? आरबीआई। अब सुनो मेरी बात, जैसे ही आप अपने बैंक में जाके वो चेक दोगे ना, अपने बैंक, बैंक क्या करेगा? इसको स्कैन करेगा। क्या करेगा? स्कैन करके इसकी जो इमेज होगी, क्या होगी? इसकी जो इमेज होगी वो ऑनलाइन किसको भेज देगा? क्लियरिंग हाउस को। क्लियरिंग हाउस क्या देखेगा? चेक सही है, साइन मैच है, अकाउंट में बैलेंस है, कहीं पे कुछ छेड़खानी नहीं है। ऐसे नहीं हो कि मैंने यहाँ लिखा था और यहाँ लिखा था 1000 ओनली। क्या लिखा था? 1000 ओनली। तुमने यहाँ क्या किया? एक वन और लगा दिया, यहाँ क्या लिख दिया? 11,000 ओनली। तो ये चेक करेंगे कि ऐसे नहीं हो कि इस वर्ड की हैंडराइटिंग और इस वर्ड की हैंडराइटिंग क्या हो, अलग हो। ये सब कौन चेक करेगा? क्लियरिंग हाउस चेक करेगा। तो आपने क्या किया? ये चेक इस बैंक ने क्या कर दिया? क्लियरिंग हाउस को भेज दिया। और क्लियरिंग हाउस को भेजा क्या है आपने? स्कैन करके। ओरिजिनल चेक इसके पास में है, बैंक के पास। तो बैंक उस चेक को फाड़ देती है। क्या करती है? ताकि फर्दर उस चेक को कोई मिसयूज ना कर ले। आधा फाड़ देंगे। आधा फाड़ने को बोलते हैं ट्रंकेटेड। क्या बोलते हैं? ट्रंकेटेड। तो ट्रंकेटेड चेक भी इसी कैटेगरी में आता है। ट्रंकेटेड चेक भी चेक है, लेकिन ट्रंकेटेड चेक कब होगा? फटा हुआ चेक बैंक नहीं लेगी, लेकिन बैंक में चेक जाने के बाद, बैंक स्कैन करने के बाद उसको फाड़ देती है, ताकि उसको फर्दर रीयूज किया ना जा सके। और वो ट्रंकेटेड चेक कहाँ पड़ा है? बैंक में। अगर क्लियरिंग हाउस को कभी भी लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ है दया, तो क्लियरिंग हाउस बैंक को क्या बोलेगा कि वो ट्रंकेटेड चेक हमें भेजो। वो ट्रंकेटेड चेक भी चेक ही है अभी तक। अभी तक वो क्या है? चेक ही है। और दूसरा क्या आता है? चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जैसे एक बात हो, कंपनियां डिविडेंड देती है, लाखों लोगों को क्या करते हैं? चेक भेजते हैं। तो हर बंदे के लिए चेक जो बनता है उस पर साइन करते हैं क्या? वो सीधा क्या करते हैं? एक ही बार में सॉफ्टवेयर में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सॉफ्टवेयर में जाएंगे। सॉफ्टवेयर में जाके जिस जिसका नाम का चेक है वो लिस्ट बना देंगे, किसके नाम का कितना अमाउंट है वो लिस्ट बना देंगे। और सॉफ्टवेयर में एंट्री करने के बाद में सॉफ्टवेयर क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर से आपकी जो फोटोकॉपी वाली मशीन है, प्रिंटिंग वाली मशीन, उससे वो चेक प्रिंट निकलने क्या हो जाएंगे? स्टार्ट, थर्ड 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 प्रिंट निकल जाएंगे। सर साइन कौन करेगा? वो साइन भी नहीं करने, हमारे पास में होता है डिजिटल सिग्नेचर। क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर होता है। वो सॉफ्टवेयर में अटैच कर दो, तो वहां पर जो साइन होंगे वो कौन से होंगे? डिजिटल होंगे। क्या होंगे? डिजिटल सिग्नेचर। और सब काम किसके थ्रू होता है? एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। उसको हम बोलते हैं आपका चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्लियर है? आइए, यहाँ बैंक का मतलब क्या होता है? बैंक मीन्स बैंक। और पोस्ट ऑफिस को भी क्या माना जाएगा? बैंक ही माना जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का चेक का मतलब क्या होता है? जिसमें आप कंप्यूटर को यूज करते हो, डिजिटल सिग्नेचर करते हो,
सब समझ, कई जगह बायोमेट्रिक सिग्नेचर भी होते हैं, और यहाँ पर एक एनक्रिप्शन होता है। क्या होता है? एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन से क्या होता है? एनक्रिप्शन एक टेक्नोलॉजी है जो इनको सेफ बनाती है। क्या बनाती है? सेफ बनाती है। समझ गए? ट्रंकेटेड चेक का मतलब होता है जब वो चेक क्लियरिंग हाउस में जाता है ना, तो क्लियरिंग हाउस क्या करती है? इमीडिएटली उस चेक को क्या करती है? फाड़ देती है, और उसके बाद में वो उसकी स्कैन कॉपी जो होती है वो किसको भेज देती है? क्लियरिंग हाउस। उसको हम बोलते हैं ट्रंकेटेड चेक। गॉट द पॉइंट? आगे आइए। चेक ड्रॉर। ड्रॉर कौन है बेटा? जो बना रहा है। कौन बना रहा है? डेटर बना रहा है। और भेज किसको रहा है? ट्रॉय को। समझ गए? भेज रहा है पेई को। तो ड्रॉई कौन है? ड्रॉई है बैंक। ड्रॉई कौन है? बैंक। ड्रॉई यहाँ बैंक होती है। पेई कौन है? जिसको पेमेंट मिलेगा। पेमेंट किसको मिलेगा? क्रेडिटर को। क्रेडिटर को पैसा मिल जाएगा। ड्रॉअर कौन हो गया? डेटर हो गया। और ड्रॉई कौन हो गया बीच में? बैंक हो गया, क्योंकि पेमेंट आपको मैं नहीं करूंगा, पेमेंट कौन करेगी? बैंक करेगी। क्लियर है? एसेंशियल क्या होता है? वो सारे एसेंशियल इसमें आएंगे जो किसमें होते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। बस दो बातें ध्यान रख लेना, बैंक के नाम का बनता है और ऑन डिमांड होता है। जब तक आप इसको प्रेजेंट नहीं करोगे आपको पैसा नहीं मिलेगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने बार के होते हैं? बीरर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बताया मैं ना, बीरर बता दिया, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बता दिया। एक होता है तुम्हारे कौन से इंस्ट्रूमेंट? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। कौन से वाले? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। आओ बेटा। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो मेड इन इंडिया हो, प्लस पेबल इन इंडिया, और रेजिडेंट इन इंडिया। मतलब कि टू, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन पूरी हो गई तो उसे इनलैंड मान लिया जाएगा। सर मान लो ये वाली कंडीशन पूरी हो गई, ये पूरी नहीं हुई, तो फिर वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। सर मान लो मेड इन इंडिया ही नहीं है, तो फिर वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है ही है। तो ध्यान रखना, पहली शर्त क्या है? मेड इन इंडिया हो। दूसरी शर्त क्या है? पेबल इन इंडिया हो, और टू रेजिडेंट इन इंडिया हो। पेबल टू रेजिडेंट इन इंडिया हो। पेबल टू, दोनों में से अगर एक भी शर्त पूरी हो गई, इन दोनों में से पहली तो कंपलसरी है और दूसरे में दो ऑप्शन है, दोनों में से एक भी पूरी होगी तो क्या हो गया? इनलैंड मान लिया जाएगा, वरना वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। बाकी तुम पढ़ते हैं ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आगे आइए। नेक्स्ट आता है कौन सा? इनकोएट। क्या आता है? इनकोएट। इनकोएट का मतलब होता है अधूरा। अधूरे का मतलब क्या होता है? कि जहां पर आपने खाली छोड़ दिया। क्या? अमाउंट। हाँ, अमाउंट खाली छोड़ दिया। साइन, जब साइन ही खाली छोड़ दिया तो मतलब ही नहीं है। इनकोएट मींस अधूरा। अधूरा क्या है भैया? अमाउंट अधूरा है। आपने अमाउंट नहीं लिखा, उसको बोला तेरे औकात के हिसाब से भर लेना। तो समझना मेरी बात। ए ने बी को दे दिया प्रॉमिसरी नोट। क्या दे दिया? और अमाउंट का जो कॉलम था वो क्या छोड़ दिया? ब्लैंक छोड़ दिया। बताओ बी कितना अमाउंट भर सकता है? बी कितना अमाउंट भर सकता है? बी को पहली बात तो प्रॉमिस नोट दिया क्यों होगा? बी ने या तो लोन दिया होगा, या क्रेडिट पर गुड्स दिया होगा। मान लो क्रेडिट पे गुड्स दिया है या लोन दिया है, 10 लाख का है, तो बताओ ये किसमें कितना अमाउंट बढ़ सकता है? मैक्सिमम कितना? 10 लाख। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी जो पे की है वो 5 लाख के हिसाब से की है, तो 5 लाख की नहीं, 5 लाख के प्रॉमिसरी नोट के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी पे की है, तो फिर वो 5 लाख से ऊपर भर भी देगा तो वो स्टैम्प ड्यूटी उतनी पे है नहीं, तो ये प्रॉमिस नोट क्या हो जाएगा? इनवैलिड। क्या हो जाएगा? इनवैलिड। तो बताइए, एग्जाम्पल के तौर पर बोलता हूँ कि मान लो कि मैंने स्टैम्प ड्यूटी पे कर रखी है अकॉर्डिंग टू 15 लाख। स्टैम्प ड्यूटी मैंने पे कर रखी है 15 लाख की। समझ गए ना? उस पर जो रेवेन्यू स्टैम्प लगी है वो कितने की लगी है? 15 लाख के हिसाब से। मतलब इतने का स्टैम्प ड्यूटी पे कर रखा है कि 15 लाख तक सपोर्ट करता है ये। लेकिन तुम मेरे से मांगते कितने हो? 10 लाख। तो बताओ तुम कितने भर पाओगे? सब 15 भर देंगे फिर तो झूठे लोग, गंदे लोग 15 कैसे भर दोगे? जब तुम मेरे से मांगते 10 लाख हो तो 15 कैसे भर दोगे? फ्रॉड हो जाएगा ना फिर तो। तुम मैक्सिमम कितने भर सकते हो? 10 लाख।
लेकिन तुमने अगर किसी और को एंडोर्स कर दिया था, तो वो बताओ कितने मैक्सिमम भर पाएगा। अगर आपने किसी को एंडोर्स कर दिया था, वो कितना भर पाएगा? वो भर पाएगा मैक्सिमम 15 लाख, वो भी अगर बोनाफाइड हो तो। क्या हो तो? बोनाफाइड। जैसे कि मान लो एक मिस्टर सी है जो आपसे 20 लाख मांगते हैं। क्या मांगते हैं? तो मैंने आपको प्रॉमिस नोट दिया ब्लैंक, तुमने ब्लैंक ही उसको क्या कर दिया? एंडोर्स कर दिया। तो वो 15 लाख से ऊपर भर ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं भर पाएगा 15 लाख से ऊपर? क्योंकि स्टैंप ड्यूटी ही 15 लाख का सपोर्ट करती है। तो मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम कितना भर पाएगा? 15 लाख। वो भी कब? अगर ये बोनाफाइड है तो। समझ गए आगे बात? तो इनकोएट का मतलब क्या हो गया बेटा? जो प्रॉमिस नोट क्या होते हैं बेटा? अधूरे होते हैं। तो अधूरा क्या? साइन अधूरा है। क्या साइन अधूरा है तो फिर प्रॉमिस नोट वैलिड नहीं होगा। तो इनका एंडोर्समेंट का जो सारा रूल है मैंने आपको बता दिया। होल्डर कौन है? मिस्टर बी। अगर मिस्टर बी ने आगे किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो जिसको भी आपने ट्रांसफर किया, मैंने आपको दिया, आपने सी को दे दिया, तो मैंने आपको दिया, आप हो होल्डर। लेकिन अगर आपने सी को ट्रांसफर कर दिया तो उसको हम बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या बोलते हैं? होल्डर इन। सर वो चोरी करके ले गया तो बेटा वो डिलीवरी नहीं है, फिर वो तो गलत ही होगा ना, फिर उसे होल्डर इन ड्यू कोर्स का नहीं जाएगा। क्लियर है? अगला आता है कौन सा तुम्हारा? ये पढ़ लेना बेटा आप, है ना। एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। एम्बिगियस का मतलब क्या होता है? जहां पर प्रॉमिसी नोट है या वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। समझ ही नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा है कि वो प्रॉमिसी नोट है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। जैसे कि आप देखो, एग्जांपल देता हूं। ए ने बी को क्या दिया है? क्रेडिट सेल्स। किसने क्या दिया है? क्रेडिट सेल्स। जो बी है ना, वो है हेड ऑफिस। कौन है? हेड ऑफिस। समझ गए? इसने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। क्या बनाया? इंस्ट्रूमेंट। आई ऑर्डर सी प्राइवेट लिमिटेड। सी प्राइवेट लिमिटेड। ये कौन है? बी प्राइवेट लिमिटेड। कौन है? बी प्राइवेट लिमिटेड कौन है? हेड ऑफिस है, या होल्डिंग कंपनी बोल दो। क्या बोल दो? होल्डिंग कंपनी। सी प्राइवेट लिमिटेड कौन होगी? उसकी सब्सिडरी होगी। क्या होगी? सब्सिडरी होगी। सी कौन होगी? सब्सिडरी। अब ये क्या कर रहा है? आई ऑर्डर सी प्राइवेट लिमिटेड टू पे रुपीज कितना, मान लेते हैं 10 लाख, टू मिस्टर ए। बताओ ये प्रॉमिस नोट है या ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है? सर दे कौन रहा है बताओ? दे कौन रहा है? डेटर। जब डेटर देता है तो फिर वो क्या होता है? प्रॉमिस नोट होता है। लेकिन प्रॉमिस नोट में लिखा होता है आई प्रॉमिस, और यहाँ क्या लिखा है? आई ऑर्डर। तो भैया कई बार ऐसा होता है कि कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि इसको प्रॉमिसी नोट माने या बिल्स ऑफ एक्सचेंज माने। तो लॉ कहता है तुम्हें जो मानना है मान लो, तुम्हारे ऊपर पूरी क्या है? फ्रीडम है। जो लॉजिकली आपको क्या लगे, सही लगे, आप उसको वैसा ट्रीट कर सकते हो। क्योंकि चाहे प्रॉमिस नोट मानो चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज मानो, दोनों ही केस में तुम्हारे पास पैसा मांगने का अधिकार है या नहीं है? है। पेमेंट करने की ड्यूटी है या नहीं है? है। क्या टेंशन ले रहे हो? टेंशन नहीं लेने का। सीधा क्या करने का? प्रॉमिस नोट मानना है तो प्रॉमिस नोट मान लो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मानना है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मान लो। कंफ्यूज कर रहा है, कंफ्यूजिंग है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बिगियस। नेक्स्ट आता है तुम्हारा टॉपिक कौन सा? नेगोशिएशन, ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। दो बातें ध्यान रख लेना बेटा, बात खत्म हो जाएगी। कि बियरर के अंदर सीधा डिलीवर करना पड़ेगा। डिलीवर होता है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री डिलीवर कौन कर सकता है? आइदर मैं जो होल्डर हूं, या मेरा एजेंट। मेरा एजेंट। मैंने आपके नाम का एक प्रॉमिस नोट बनाया। मैंने आपके नाम का एक प्रॉमिस नोट बनाया, मैंने आपको दिया नहीं, ड्रॉर में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? ड्रॉर में। मैं मर गया, तो क्या मेरा बेटा आपको डिलीवर कर सकता है? बेटा भी आपका एजेंट नहीं है भाई साहब। एजेंट वही है जो ऑथोराइज एजेंट की कैटेगरी में आएगा। मैं लीगल एयर की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एजेंट, ऑथोराइज एजेंट। तो आप ट्रांसफर कर सकते हो या आपका ऑथोराइज एजेंट ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन अगर वही ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो तो पीछे पहले एंडोर्स करना पड़ेगा, देन दोबारा उसको डिलीवर करना पड़ेगा। डिलीवर करना मस्ट है। तो जब तक डिलीवर नहीं हुआ है फिर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी मानी नहीं जाएगी। तो बताइए किसी को ट्रांसफर करने का तरीका क्या है? अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी,
और अगर वो बेयरर है तो जस्ट डिलीवरी के थ्रू क्या किया जा सकता है, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर किया जा सकता है। कैसे होगा ट्रांसफर? पेबल टू बियरर है तो बाय डिलीवरी। डिलीवरी भी दो प्रकार की होती है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ क्योंकि एग्जांपल समझ में आएगा। देखो समझना, ए ने बी को दिया एक प्रॉमिसरी नोट। बी ने प्रॉमिसरी नोट जो था ना, वो अपनी बैंक को दे दिया था। क्या दे दिया था? अपनी बैंक को। देखो होता क्या है कि हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट आते हैं हम बैंक में जमा करवा देते हैं। आगे की सारी फॉर्मेलिटी कौन देख लेगा? बैंक देख लेगा। सर बैंक अभी क्यों भेज दिया? बैंक को तो महीने भर बाद भेजना, अगर महीने भर का प्रॉमिस नोट है तो। देखो बेटा, मैंने बैंक को भेज दिया, महीने भर बाद बैंक अपने आप कार्रवाई कर ली कि मेरे लिए सारा काम कौन करती है? मेरी बैंक करती है। तो मैंने किसको दे दिया? मेरी बैंक को दे दिया। मेरी बैंक कौन सी है? SBI। SBI कौन सी वाली? मैं कहता हूं एरिया है रानी बाजार, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बीकानेर। समझ गए? अच्छा, ए ने बी को क्या दिया? प्रॉमिस नोट, क्योंकि मैं उससे पैसा मांगता था। अब मेरे से पैसा मांगता है सी। मेरे से पैसा कौन मांगता है? सी मांगता है। अब मैं ये प्रॉमिस नोट सी को क्या कर सकता हूं? एंडोर्स कर सकता हूं। अगर बियरर है तो सिंपल डिलीवरी, और अगर ऑर्डर डॉक्यूमेंट है तो एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। समझ गए बात? गधो, अरे गधो बात समझ में आ रही है ना? मैंने सी को बोला भैया तेरा बैंक कहाँ है? उसने कहा कि मेरा बैंक पता है कौन है। मैंने कौन है? कि SBI। मैंने कहा ब्रांच बता। इसने कहा रानी बाजार। रानी बाजार कौन सा वाला? मैंने कहा वही है क्या? मैंने कहा हाँ। मैंने रानी बाजार बैंक में फोन लगाया मैनेजर साहब को। मैं साहब, मेरा जो प्रॉमिस नोट आपके पास पड़ा है ना? हाँ पड़ा है। मैं आपके एक कस्टमर है मिस्टर सी, उनका सेम अकाउंट आपके बैंक में ही है। उसने हाँ जान गया जान गया जान गया। तो मैंने कहा ये वाला प्रॉमिस नोट जो अभी तक आपके पास पड़ा था, आप कौन थे? मेरे एजेंट। आज से प्रॉमिस नोट तो आप अपने पास रख लो, लेकिन आज से अब मेरे एजेंट नहीं हो आप। अब आप किसके एजेंट हो? सी के एजेंट हो। तो बताओ, प्रॉमिस नोट तो सी के पास गया ही नहीं सर, चला गया। तो कहाँ गया? मान लिया जाएगा। उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव। यही अगर ऑन ऑर्डर हो तो पहले एंडोर्स करना पड़ेगा, देन क्या करना पड़ेगा आपको? इसको डिलीवर करना पड़ेगा। और डिलीवर का मतलब क्या होता है बेटा? वॉलेंट्री ट्रांसफर होता है। क्या होता है? वॉलेंट्री ट्रांसफर। जब तक वॉलेंट्री ट्रांसफर नहीं होगा वो डिलीवर माना नहीं जाएगा। क्या नहीं मान जाएगा बेटा? डिलीवर। और डिलीवर कौन कर सकता है? आप कर सकते हो या आपका एजेंट कर सकता है, ना कि आपका लीगल एयर। कौन? आपका लीगल एयर नहीं कर सकता। ये सारी बातें दे रखी है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी, बिना डिलीवरी के किसी भी डॉक्यूमेंट का एंडोर्समेंट नहीं हो सकता। और डिलीवरी का मतलब क्या है? तुम घर में आए, ताला तोड़ा, सारे वो डॉक्यूमेंट निकाल के ले गए, ये डिलीवर हो गया। अरे नहीं हुआ भाई, मैंने नहीं ट्रांसफर किया आपको, आपने इलीगल मीन्स के थ्रू लिया है। मैं वॉलेंटरी ट्रांसफर करूंगा, मैं लीगली ट्रांसफर करेगा तो ही वो डिलीवर माना जाएगा, चाहे वो एक्चुअल हो चाहे वो क्या हो, कंस्ट्रक्टिव हो। समझ गए बात? ये सारी बातें आपको दोबारा से यहाँ दे रखी है। जो मैंने सिंपल शब्दों में बोला है वो आपको सारा दे रखा है, और इतने सारे शब्दों को रटने की जरूरत नहीं है। आप सीधा टू द पॉइंट बात करो। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट टॉपिक आता है कौन सा? डिसऑनर ऑफ चेक। डिसऑनर के सेक्शन 138 टू 144 142 है। आइए, डिसऑनर का मतलब क्या होता है? देखो, मैंने आपको चेक दे दिया। क्या दे दिया? चेक। तुमने चेक बैंक में जमा करवाया। बैंक के पास बैंक के थ्रू तुम्हारे पास मैसेज आया कि किसका चेक भेजा है रे? सामने वाले अकाउंट में पैसे ही नहीं है। लगता है तुम्हें किसी ने बेवकूफ़ बनाया है। तो बताओ, जिसने आपको बेवकूफ़ बनाया है, तुम क्या उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लोगे? लेंगे नहीं लेंगे? लेंगे। क्या एक्शन लेंगे? समझना। चुप रहे। ए ने बी को क्या भेजा? चेक। बी ने वो चेक कहाँ भेजा? बैंक में, जहां पर वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। क्या हो गया? डिसऑनर, बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फंड इन द अकाउंट। इन द अकाउंट, बैंक अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं था। अब आप क्या करोगे? लीगल एक्शन। लीगल एक्शन से पहले समझना, जिस दिन ये चेक क्या हुआ है? डिसऑनर हुआ है, सीधा कोर्ट केस नहीं होता है। सबसे पहले चेक डिसऑनर होने के बाद में आप ए को क्या दो? नोटिस भेजो। क्या भेजो? नोटिस कि भाई साहब आपका चेक डिसऑनर हो गया है, प्लीज पेमेंट करवा दो, लास्ट मौका दे रहा हूँ। नोटिस भेज दो। सर नोटिस भेजना कब तक है? इसका भी कोई ना कोई रीजनेबल टाइम होगा ना।
इसका रीजनेबल टाइम है बेटा कितने दिन, 30 डेज, 30 दिन के अंदर आप उसको नोटिस भेज, और ए को बोलो पेमेंट करवा, तो ए पेमेंट कब करवाएगा, हाथों हाथ, या उसको भी कोई ना कोई रीजनेबल टाइम मिलना चाहिए। उसको टाइम मिलता है आगे कितना, 15 डेज। अगर वो 15 डेज में आपको पे कर देता है तो बात खत्म हो गई, लेकिन अगर 15 डेज तक भी वो पेमेंट नहीं कर पाता है तो देन आप उस पे कोर्ट में क्या कर देना, केस। तो सेक्शन 138 में सामने वाले पे केस होगा, और केस होगा तो बेटा ये होगा 2 टाइम्स पेनल्टी, 2 टाइम्स की पेनल्टी, मतलब कि 1 लाख का चेक था तो पेनल्टी कितनी हो जाएगी, पेनल्टी हो जाएगी 2 लाख, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 3 लाख। तो 2 टाइम्स पेनल्टी और 2 ईयर का जेल, अब तो जेल जाना पड़ेगा, और बोथ, लेकिन ये कब होगा, सारा लीगल प्रोसीजर फॉलो करने के बाद, समझ गए बात। तो अगर आप मेरे से पैसा मांगते हो, मैंने आपको क्या दे दिया, चेक दे दिया, वो चेक जब बैंक में गया पैसा नहीं था, तो वो क्या मान लिया जाएगा, डिसऑनर, और डिसऑनर की सजा क्या है बेटा, 2 गुना पेनल्टी और 2 साल की जेल और बोथ, क्लियर है। लेकिन लॉ कहता है कि आपने चेक दिया क्यों था साहब, वो गरीब आदमी भीख मांगता हुआ आया था, मैंने कहा ले चेक ले जा, तो 138 नहीं लगेगा। 138 तब लगेगा जब आपने चेक दिया हो टू पे योर लाइबिलिटी, टू पे योर लाइबिलिटी, आपने गिफ्ट दिया, डोनेशन दिया, तो कोई आपने अपनी लाइबिलिटी पे नहीं की, लाइबिलिटी को पे करने के लिए चेक दिया हो और वो चेक क्या हो गया हो, डिसऑनर हो गया हो बिकॉज इनसफिशिएंट फंड इन द अकाउंट, तो 138 लगेगा, अदरवाइज 138 नहीं लगेगा। तो मैंने आपको गिफ्ट का चेक दिया, डोनेशन का चेक दिया, तो 138 एप्लीकेबल नहीं होगा। पहले तुम मुझे क्या करोगे, नोटिस दोगे कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, और मैं तुम्हें बाद में पेमेंट कर दूंगा कब, 15 दिन के अंदर। तो अगर तुमने मुझे 30 दिन में नोटिस दिए नहीं तो ये बात ही खत्म होगी, भूल जाओ, अब तुम मेरे पे केस नहीं कर सकते। तो पहले आप 30 दिन में नोटिस दोगे और मैंने अगर 15 दिन में पेमेंट कर दिया तो भूल जाओ, बात खत्म हो गई, पैसा आ गया तुम्हारे पास। अगर 15 दिन में भी अगर मैं पेमेंट नहीं करूं तो तुम क्या कर देना, केस तो हो ही गया, तो फिर सजाए मौत या 2 साल की जेल, 2 गुना पेनल्टी। गॉट द पॉइंट, कर दो, हाँ या ना, आगे आइए। ये सारा सिस्टम मैंने आपको समझा दिया सिंपल भाषा में, तो इतना ज़्यादा टेंशन मत लेना। एक लास्ट बताता हूँ तुम्हें मैं, कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं स्टॉप पेमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, एग्जाम में इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्टॉप पेमेंट क्या आते हैं, स्टॉप पेमेंट। स्टॉप पेमेंट क्या होता है, ए ने बी को भेजा चेक, क्या भेजा, चेक, और बाद में उसने बी को बोला भाई 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 प्लीज प्लीज चेक बैंक में मत लगाना, उसने कहा मैं तो लगाऊंगा, पैसे मांगता हूं तेरे से। तो ए ने बैंक को बोल दिया, क्या बोल दिया, बैंक को बोल दिया कि ये एक चेक आएगा इस नंबर का, इसका पेमेंट मत करना। बैंक ने कहा ठीक है पेमेंट नहीं करेंगे। तो अब आपने बी को क्या बोला, चेक मत लगाना, उसने कहा मैं लगाऊंगा, तुमने बैंक को बोल के उस चेक का पेमेंट क्या कर दिया, रुकवा दिया। समझ गए, बताओ बी को पैसा मिला या नहीं मिला, नहीं मिला। तो बी जाके कोर्ट में क्या बोलेगा कि साहब इसने पेमेंट क्यों रुकवाया, इसीलिए रुकवाया होगा, खाते में पैसे होंगे नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मैं चेक लगा दूंगा तो पैसे तो अकाउंट में है नहीं, अकाउंट में पैसे नहीं है तो चेक डिसऑनर हो जाएगा, 2 साल की जेल हो जाएगी, 2 गुना 2 टाइम्स की पेनल्टी हो जाएगी। इसलिए इसने बचने के लिए क्या किया है, चेक का पेमेंट क्या कर दिया, बैंक के थ्रू रुकवा दिया। तो स्टॉप पेमेंट के अंदर भी 138 एप्लीकेबल मान लिया जाएगा। इसको बोलते हैं प्रिजम्पशन, क्या बोलते हैं, प्रिजम्पशन होती है कि यहाँ पर 138 लगेगा। लेकिन अगर आप कोर्ट में प्रूव कर दो कि साहब चेक रुकवाने का कारण ये नहीं था कि बैंक में पैसे नहीं थे, सर स्टेटमेंट चेक कर लो, पैसा खूब था, मैंने तो पेमेंट रुकवाने का रीजन कुछ और था। अगर आप ये प्रूव कर लेते हो कि इनसफिशिएंट फंड के कारण नहीं रोका गया, किसी और रीजन का रोका गया है, तो फिर वो 2 गुना पेनल्टी और 2 साल की जेल वाला कंसेप्ट लागू नहीं होगा। अच्छा मैंने तुम्हें चेक दे दिया डोनेशन का, वो डिसऑनर हो गया, तो 138 लगेगा ही नहीं लगेगा, लगेगा। लॉ कहता है कि माना तो यही जाएगा कि 138 लगेगा, तुम मेरे अगेंस्ट कोर्ट में केस करना हो, मैं कोर्ट में प्रूव कर दूंगा साहब पेमेंट की लाइबिलिटी नहीं थी, मैंने क्या दिया था,
डोनेशन, तो फिर कोर्ट क्या कर देगी, फिर आपको ऊपर वो पेनल्टी और जेल वाला कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन ऊपरा ऊपरी माना क्या जाएगा कि 138 लगेगा। ऊपरा ऊपरी ये माना जाएगा कि तुमने चेक डिसऑनर हुआ है तो माना ये जाएगा कि लाइबिलिटी का था। अगर तुमने स्टॉप पेमेंट किया है तो भी माना क्या जाएगा कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं थे, इसलिए तुमने चेक का पेमेंट क्या किया है, रुकवाया है। तो इन दोनों ही केस में माना जाएगा कि, बोलोगे तो, माना जाएगा कि 138 लगेगा। लेकिन कोर्ट में अगर आप कॉन्ट्रेरी प्रूव कर देते हो तो फिर आप बच जाओगे। क्या हो जाओगे, बच जाओगे। समझ गए बात, आगे आइए। अच्छा एक बात बताओ ना, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मिस्टर ए ने को चेक दिया था, वो चेक डिसऑनर्ड हो गया। मिस्टर ए ने कोर्ट में बोला साहब मैं भूल गया था कि मैं चेक दिया हुआ है और मैं बैंक में बैलेंस मेंटेन करना भूल गया था। अगर मुझे पता होता मैं बैंक बैलेंस मेंटेन कर लेता। तो बताओ 2 गुना पेनल्टी से बच जाओगे, लगेगी। अगर आप कह रहे हो भूल गया था, तो भाई एक बात बता, जब तू भूल गया था तो सामने वाले ने आपको नोटिस नहीं दिया था दोबारा से डिसीजन होने के बाद में, तब पेमेंट कर देता। सर मैं तब भी भूल गया था। वाह यार, क्या बहाना मारे से, तबीयत खराब थी, पेट दर्द कर रहा था, लूज मोशन लगे हुए थे। ये कोई भी मेडिकल बहाना नहीं चलेगा, कोई भी मेडिकल बहाना नहीं चलेगा, इंक्लूडिंग घर में डेथ हो गई थी, इंक्लूडिंग ये वो, कोई भी मेडिकल आर्ग्यूमेंट कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती, ध्यान रखना। और नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा कौन सा, प्रेजेंटमेंट। एक सेकेंड, तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आता है बेटा तुम्हारा, प्रेजेंटमेंट। प्रेजेंटमेंट के अंदर से आने की संभावनाएं यूं है कि बहुत रेयर केस में प्रेजेंटमेंट का टॉपिक आता है। लेकिन हाँ हम इसको डिटेल में करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, बाय बाय।